हेलो प्यारे साथियों, विमर्श कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो पेपर आपका 9 दिसंबर 2018 को जिसकी परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसके गणित के 30 प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि सर सीटेट पेपर फर्स्ट के प्रश्न कराने जा रहे हैं कि गणित के कि सेकंड के? तो हम आपको बता दें इस क्लास में हम आपको सीटेट पेपर फर्स्ट के उन सभी 30 प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिसकी परीक्षा आपकी 2018 में हुई है। यदि आप भी सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी को प्रस्तावित है, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट पेपर फर्स्ट में मैथ में मींस गणित में आपके 30 के 30 प्रश्न सही हो, तो इस तरह के प्रश्नों का आपको इस तरह के सेट्स को इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर को आपको लगा करके जाना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें डेली आपको 1 बजे अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर में डेली 1 बजे आपको एक क्लास मिलेगी। आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाएं और मैं आपको बता दूं कम से कम 15 सेट तो मैं आपको करा के भेजूंगा। 2018, 17, 21, 22, 23, 24 जितने भी पेपर हुए हैं सेटेट के सब करा के भेजेंगे। अगर इन सेट्स को भी इन प्रीवियस ईयर पेपर को भी अगर आप लगा के जाते हैं तो डेफिनेटली मैथ में सीटेट 8 फरवरी के दिन आप 30 में 30 स्कोर करेंगे। और ये रहा आपके पास पहला प्रश्न, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। और ये रहा आपके पास फर्स्ट नंबर का प्रश्न। इधर आपका इंग्लिश है, इधर हिंदी है। एक एक चीज को आप समझते चलिएगा। ये लीजिए प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए जब आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो अपने आपको एक गणित का शिक्षक मान लीजिएगा। अच्छा बताइए, अगर आप प्राथमिक स्तर पे 1 to 5 लेवल पर बच्चों को गणित आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें से इन सभी में से चारों में से किस पे आपका ध्यान आकलन करते समय नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को समझना, दूसरा गणितीय भाषा का विकास, तीसरा गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता और चौथा है तर्क कौशल का विकास। जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आपको आ रहा है प्रश्न? इस तरह का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यानी कि गणित की समस्याओं को जवाब देने में बच्चों से सटीकता की आशा करना। अच्छा ये बताइए, आप गणित के शिक्षक हैं, बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो उनसे ये आशा करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्यूशन करने में मैथ का, उनसे आप जो है सटीकता का आशा करेंगे कि वो जवाब देंगे एकदम सटीक जवाब दे सकते हैं बच्चे? नहीं, ये आप आकलन करते समय आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लीजिए अगला प्रश्न 2018 पेपर का। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप जरूर इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करके जाइएगा। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में 1 to 5 लेवल का, हमेशा देखिए प्रारंभिक कक्षाओं या प्राथमिक कक्षाओं की बात करेगा। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम प्रकार किया जाना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर पे प्रारंभिक लेवल पे बच्चों में गणित को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गणितीय भाषा का विकास करना चाहते हैं, तो कौन सा इसमें से क्रम सबसे बेस्ट होगा? यहाँ पे 4 क्रम आपको दिए गए हैं। यहाँ पे हैं चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। आप लोग बताएं क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पे सीक्वेंस आपको सेट करना है कौन सा यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, अगर बच्चों के अंदर भाषा डेवलप सॉरी बच्चों के अंदर अगर आपको गणित डेवलपमेंट करना है, गणित बच्चों को सिखाना है, तो सबसे पहले अनुभव प्रदान करना है। क्या प्रदान करना? अनुभव। अगर आप शिक्षक हैं तो अनुभव होना चाहिए कि नहीं? जब आपके पास अनुभव होगा तभी ना सिखाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा अनुभव, यानी थर्ड नंबर ये पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद जब आप अनुभव हो जाएगा, उसके बाद बच्चों को भाषा के माध्यम से समझाएंगे। गणित की बच्चों को भाषा समझनी होगी, तो पहले अनुभव, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना। फिर तीसरे के बाद ये चौथा है, किसी ऑप्शन में है तीसरे के बाद चौथा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। ये देखिए तीसरे के बाद चौथा, यहीं पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा चित्र बनाना, उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। बस दो समझ गए, आगे चलते हैं, स्मार्टली आंसर देते हैं। ये लीजिए बहुत ही शानदार प्रश्न, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। देखिए कितना गजब का प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका कभी नहीं गलत होगा। प्रश्न हमारा है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई। एक बच्चे को आपने घटाना दिया, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालक को, 83 में से बाबू 27 घटाओ। उसने क्या शानदार घटाया है। देखिए यहाँ पे 3 में से 7 नहीं घटा पाया तो 7 में से 3 घटा दिया, 7 में से 3 4 कर दिया, 8 में से 2 कर दिया है, 6 कर दिया है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। जो बच्चे ने घटाव किया है जो है, इसमें से इसको घटाव सीखने का कौन सा बोध कराता है? पहला यहाँ पे बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। दूसरा, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तीसरा, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। चौथा, यह एक गलती और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। आप मुझको ये बताइए, यहाँ पे बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है, तो कैसे घटाया है?
घटाया तो है ना उसने गलत सही, ये कह रहे हैं कि नहीं जानता, गलत है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, अगर जानता तो गलत क्यों घटाया है? नहीं है। यह एक गलती, इसे बार-बार सुधारा जा सकता है? नहीं। अगर बच्चे बार-बार गलती कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? यह एक गलती है, इसे बार-बार अभ्यास करके इस तरह से बार-बार अभ्यास कराएँगे इस तरह से बच्चों से, तो गलत ही तो करेगा क्वेश्चन। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में अस्थानीय मान, किसका? अस्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएँ हैं, गलत कांसेप्ट जानता है, यानी बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, वन्स, टेंस, हंड्रेड के बारे में जानकारी नहीं है, इसकी वजह से ही गलत गए। बताइए हासिल वाला जोड़, हासिल वाला घटाना क्यों? जब बच्चों को स्थानीय मान की जानकारी रहेगी तभी तो घटाएगा। इसका मतलब जब भी इस तरह का प्रश्न आए यहाँ पे घटाने के, तो जिस ऑप्शन में स्थानीय मान रहेगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर, जल्दी से चलिए। ये लीजिए आपका बेहतरीन प्रश्न और शानदार प्रश्न। मैं आपको बता दूं, गणित के 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न पेडागोजी के, 15 प्रश्न लगाने वाले हैं। तो पहले पेडागोजी के सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अधिगम और आकलन के चक्र में चरणों को क्रम से व्यवस्थित करिए। अधिगम मतलब सीखने में, और आकलन मतलब आकलन में। जब आप गणित के शिक्षक हैं, जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं और उसके बाद आप आकलन करना चाहते हैं, तो इसके कौन सा क्रम सबसे बेस्ट रहेगा? हम आपको बता दें, जब आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, और जब आप पढ़ा लेंगे तो आकलन करेंगे ही, बच्चों का असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, अगर आप एक शिक्षक हैं, तो आपको योजना बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? यहाँ पे देखिए, योजना बनाना चाहिए। तो ये दूसरा वाला पहले नंबर पे होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, दूसरा नंबर पहले पे। जब आप योजना बना लेंगे, उसके बाद ही तो आकलन करेंगे। तो बच्चों का क्या करेंगे? आकलन करेंगे। दूसरा, इसके बाद पहला। किसी ऑप्शन में है दूसरा पहला? यहाँ पे देखिए, दूसरा पहला पहले ही मिल गया, और कहीं पे है पहला दूसरा, ये भी नहीं होगा। चौथा फर्स्ट, ये भी नहीं है। तीसरा, दूसरा के बाद यहाँ पे चौथा है, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले योजना बनाएंगे, उसके बाद आकलन करेंगे। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, कोई भी समय आपका नहीं लेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को देख करके जाइएगा। अगर आप इस तरह के प्रश्न नहीं लगाते हैं मेरे भाई, तो 8 फरवरी के दिन बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। हल्के हल्के प्रश्न लगाने से कुछ नहीं होगा। सीटेट का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए आप, और देखिए कितना बेनिफिट आपको होता है। सब प्रश्न करके आएंगे आप। 35 नंबर का प्रश्न, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ पे क्या है कि जो रोमन अंक होते हैं, रोमन अंक आप जानते ही हैं, ये वाले जो होते हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये रोमन अंकों का कह रहा है कि जो प्रयोग है हिंदू अरबी अंकों वाली संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करना गणना मुश्किल होता है। आपको एक बात याद रख लेनी है कि रोमन अंक जो होते हैं हिंदू अरबी अंकों वाली जैसी संख्याओं का, जो हिंदू अरबी संख्याएं क्या होती है, जो हम लोग ये पढ़ते हैं, एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये सब हिंदू अरबी हैं। तो कह रहे हैं इसमें लेखन में क्यों उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये जो रोमन अंक होते हैं ना, स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का प्रयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो इनका प्रयोग करके गणना करना क्या मुश्किल होता है? थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, बताइए। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से गणना करना आसान होता है। सही आंसर आपका फर्स्ट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे शानदार प्रश्न आपके पास, और मैंने कहा ना, प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, आपको भी सीखना है। अगर आप क्लास छोड़ करके जाते हैं तो सोच लीजिए, किस तरह का प्रश्न आया तो आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। वहां पे भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े ऑप्शंस मिलेंगे, और इतना आसान होते हैं आप सोचे भी नहीं होंगे। बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट रखिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न में डूब जाइए, लीन हो जाइए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, आप खुद सही कर लेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सीखिए। प्रश्न को देख करके घबराइए मत, और इतना बड़ा प्रश्न है, कैसे करेंगे भाई? प्रश्न बड़े दिए जाते हैं कि ज्यादातर लोग का ध्यान विचलित हो जाए, ज्यादातर लोग उस पे टिकेंगे ही नहीं, सोचेंगे कि अरे ये तो नहीं मैं कर पाऊंगा, इसीलिए तो बनाए जाते हैं प्रश्न। चलिए परेशान मत होइएगा, और एकदम परेशान आपको नहीं होना है। सब प्रश्न आप करेंगे, 30 के 30 सही करेंगे गणित में। बस 15-20 दिन जो है, 1 बजे डेली क्लास में हमारे सेशन से जुड़ जाया करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है, एक शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को उनके परिवेश से मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप एक गणित के शिक्षक हैं, बच्चों को 1 मिनट। हाँ, अगर आप एक गणित के शिक्षक हैं,
बच्चों को आप जो है गणित पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके आस-पास से जो एनवायरनमेंट, जो भौतिक गुण है, जैसे डस्टर है, मार्कर है, टेबल है, बोर्ड है, इन सब चीज़ों को लेकर के, पेन है, पुस्तक है, ये भौतिक गुण होते हैं, जो बच्चे के आस-पास वस्तु होती हैं। इसके बारे को समझाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं आप जो है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो पहला ऑप्शन है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि विटम सराट्स का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। चौथा, यह एक उपयोगी गतिविधि है, जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो हम आपको बता दें, जिस भी ऑप्शन में बच्चे को कुछ करके सीखने का अवसर मिलता है, वो वाला ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों के निरीक्षण करने में, समझने में उनको अवसर देता है, तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से स्मार्टली आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। समय बिल्कुल नहीं लेंगे, ये लीजिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न भाई। ठीक है, एक एक प्रश्न बहुत आनंद आने वाला है, कुछ ही समय में पूरा पेपर फिनिश करने वाला हूँ, समाप्त करने वाले हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित, यानी कि देखे होंगे कि गांव में जैसे कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो अशिक्षित होते हैं। तो अगर आप एक गणित के टीचर हैं, तो इसके बारे में बच्चों से क्या कहेंगे? पहला है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, क्या ऐसा कहेंगे? निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, में स्पष्टता बहुत कम स्तर की शुद्धता है, तो निगेटिव ये भी नहीं होगा। कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यदि किसी ऑप्शन में चर्चा शब्द है, डिस्कशन है, बिल्कुल वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर जो अशिक्षित दुकानदार होते हैं, वो कैसे वैकल्पिक गणित का प्रयोग करते हैं, मुजमानी गणित का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इन सभी संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जो वैकल्पिक रणनीति होती है, इसको क्लास में बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए कि कैसे वो अपना मुजमानी जो है कि गणित का प्रयोग करते हैं और सही करेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है, ये वाला भी नहीं आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और शानदार प्रश्न आपके पास। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं पेडागोजी के। यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि एक शिक्षक को गणित क्लास में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? देखिए, जब भी आप गणित के प्रश्नों को करिएगा, तो आप गणित के टीचर मान लीजिएगा। जब आप सीडीपी को प्रश्न करिएगा, आप अपने आप को सीडीपी का टीचर मान लीजिएगा। ईवीएस का करिए, ईवीएस का टीचर मानिएगा। कोई भी पोर्शन करिएगा, अपने आप को एक शिक्षक मानिएगा। आप देखिए हर प्रश्न को सही कर ले जाएंगे यहाँ पे। एक शिक्षक को गणित क्लास में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? जैसे आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं क्लास में, और विषम समूह के अलग-अलग ग्रुप्स के बच्चे हैं, तो उसको आप कैसे संभालेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पे पहला ऑप्शन है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न दे करके, जो ही होता है ही, मैं आपको बता दूं नेगेटिव है, चाहे किसी ऑप्शन में होगा, ये गलत होगा। ठीक है, पहले ही खत्म। यहाँ पे एक ही कक्षा में सभी बच्चों के साथ समूहित रख करके आप एक ही कक्षा में नहीं रख सकते, ही भी बता रहा है, ये भी नहीं होगा। अलग-अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। आप क्या करेंगे, अलग-अलग क्षमता के अलग-अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ रखेंगे, ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके चीजों को सीख सकें बेहतर तरीके से। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यहाँ देखिए, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार क्लास में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले, तो कम क्षमता वाले, ज्यादा क्षमता वाले, ये भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आप अगर आप शिक्षक हैं, तो सभी बालक, सभी नन्हे मुन्ने बालक आपके लिए समान है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर, जल्दी से चलिए। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार। 2018 का पेपर चल रहा है आपका। ठीक है, 2018 जो आपकी 9 दिसंबर को परीक्षा हुई है। इसके बाद 2019 का पेपर लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 39 है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं, यानी जो गणित में सीखने के जो प्रतिफल है, यानी द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलपमेंट, यानी जो लर्निंग आउटकम है, ये प्रतिफल जो है किस लिए विकसित किए जाते हैं? पहला, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां जो है बताई जाए, ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, और वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को जो है सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करें, ऐसा नहीं है। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये भी नहीं होगा। गणना के लिए ही सिर्फ बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, ये नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाले, बच्चे ने जो
पिछली क्लास में जो चीजें पढ़ी उसने हासिल की है, ठीक है, उसको जो अंदर जो स्किल है, जो दक्षता है, ठीक है, उसको आगे की क्लास के लिए प्रमोट किया जाए, परिभाषित किया जाए। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर चलिए, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। बताएं आप लोग क्या हो जाएगा, बताएं। प्रश्न पढ़िए, पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से क्लास में हो रहा कौन सा एक गतिविधि है। निम्नलिखित में से क्लास में हो रहा कौन सा इसमें से कार्य एक गतिविधि है, यहाँ पे बताना है। अगर आप एक गणित के शिक्षक हैं, गणित के टीचर हैं, क्लास में कुछ एक्टिविटीज हो रही है, इसमें से कौन सी है जो एक प्रकार की गतिविधि है। पहला है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बता दें आपको, शिक्षक समझाते हैं, कौन एक्टिव होना चाहिए ऑप्शन में, बालक एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ तो शिक्षक समझा रहे हैं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये भी नहीं होगा। आपको गणित पढ़ रहे हैं, यहाँ पे है। बच्चों द्वारा सैंपल से नकल करना, कोई नहीं बात है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बच्चों का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब चिल्ड्रंस एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन। चिल्ड्रन मतलब जो है बच्चे जब नई नई खोज करते हैं, अन्वेषण मतलब होता है खोज। क्या होता है, खोज करते हैं। जब बच्चे नई नई खोज करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चे कुछ करके सीखेंगे, नई नई खोज करेंगे, तो ये अन्वेषण बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा। किसी ऑप्शन में होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलें अगले प्रश्न पे। ये लीजिए अगला प्रश्न आपके पास। बताएं आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा को सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी आप एक गणित के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, बच्चों को आप गणित पढ़ाना चाहती हैं और बच्चों को आप संख्या के बारे में, गिनती के बारे में जानकारी देना चाहती हैं। तो इसमें से कौन सा बेहतर तरीका नहीं है, कौन सा सब बेहतर तरीका यहाँ पे नहीं है, कहा यहाँ पे। एक एक संगतता बिल्कुल सही है। बच्चों को एक सिखाएंगे, दो, तीन, ऐसे क्रम से सिखाएंगे, ये सही है। क्रमबद्धता, क्रम से, ये भी जरूरी भाई है। क्रम से गिनती का ज्ञान, ये नहीं कि पहले एक सिखा दिए फिर पांच बता रहे हैं फिर आठ बता रहे हैं, नहीं, ये भी सही है। संख्या नाम या दृश्यत रूप से पढ़ना, ठीक है, संख्या नाम या दृश्यत रूप से पढ़ना। और यहाँ पे है समूह बनाना, तो ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। संख्या नाम या दृश्यत रूप से पढ़ना मतलब कभी पांच बता रहे हैं, कभी 12, कभी 13, ये नहीं सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आप खुद सही कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए आप कैसे सही कर लेंगे, आपको ही सही करना है प्रश्न को। आप क्लास छोड़कर भी भागेंगे, इस तरह से प्रश्नों से बचेंगे, तो फिर तो 8 फरवरी के दिन तो सामना होना ही इस तरह के प्रश्नों का। और जो लोग सिर्फ हल्के हल्के प्रश्न लगा ले रहे हैं, सोच रहे हैं सिर्फ हल्के हल्के प्रश्नों से हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाइए, केवल 10 भी लगा लेंगे मैथ का ना, 30 में 30 सही कर सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है। एक बच्चा से जब पूछा गया, बाबू क्षेत्रफल क्या है ये बताओ, तो उसने क्या कहा, लंबाई गुणे चौड़ाई। उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कर सकते हैं। आप बच्चों से, कोई गणित के टीचर आप हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, शिक्षक शिक्षिका हैं, आप बच्चों से क्षेत्रफल के बारे में आप पूछ रहे हैं। बच्चे ने क्षेत्रफल के बारे में जानते क्या जानकारी दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। बताइए लंबाई गुणे चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है, आयत का ही क्षेत्रफल तो होता है। किसका होता है, आयत का। पहला ऑप्शन है, बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं। अरे जानकारी नहीं देती तो कैसे बताता, ये नहीं होगा। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। कहा ना, बस खाली क्लू चीजें हैं, बस कुछ ऐसे क्लू होते हैं ना वाक्य में, जो आप समझ गए तो आंसर सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसका क्षेत्रफल बताया, आयत का, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। यहाँ पे बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, हम भी मान रहे हैं सही कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है। ये सब बातें नहीं, उलझन उलझन में कहाँ है बेचारा ने, लंबाई गुणे चौड़ाई तो बता ही दिया है, आयत का क्षेत्रफल ही बताया, कोई बंद आकृति के बारे में। आयत तो बंद आकृति होती है यहाँ पे। चले हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला प्रश्न आपके पास ये रहा। चलिए शानदार प्रश्न, बताएं आप लोग। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे 43 है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे जब बच्चे गणित सीखते हैं तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है कि गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। मैंने बताया ना, निगेटिव ऑप्शन निकाल दीजिए। प्रश्न का आंसर देते समय सीटेट का मैं बता दूं, 150 के 150 प्रश्नों का आंसर देते समय आप पॉजिटिव रहिएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचेंगे, आपके सब प्रश्न सही होंगे। ऑप्शंस भी सकारात्मक ढूंढना है, आप भी सकारात्मक रहिए। जहाँ रह रहे इन्वायरमेंट, वहां पे भी सकारात्मक
नकारात्मक रहिए, ऐसे लोगों के मत रहिए पास में जो आपको निगेटिविटी फील करा दो, नहीं, सकारात्मक एकदम रहना है, एनर्जी एकदम आपकी बेस्ट होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव वाइब्स निकलनी चाहिए वहां पे। तो सही आंसर देखिए, गणित सीखने के लिए कठिन विषय ऐसा कुछ नहीं है कि गणित कठिन विषय है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सत्य की बात किया है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करेंगे जहाँ पे स्टेरियोटाइप्स की बात किया जाएगी, रूढ़िवादी की, ये कमजोर है, ये है। भाई ऐसा क्या है कि लड़कियां गणित में कमजोर हैं? लड़कियां भी गणित में बहुत बेस्ट होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर कोई गणित सीख सकता है, और यहाँ पे गणित केवल कठोर अभ्यास से, केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाएगा। टीचर पीट पीट के सिखाएंगे, कठोर अभ्यास से सिखाएंगे, नहीं हो सकता। यानी कि हर कोई गणित सकता है। एवरी पर्सन, एवरी वन इज लर्न मैथ, सब लोग सीख सकते हैं गणित, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बेस्ट है, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर, ठीक है। हाँ सर, शानदार है, बढ़िया है। हाँ नेक्स्ट चले सर, हाँ चलते हैं। ये लीजिए, गजब का प्रश्न भाई, इस तरह का प्रश्न आता है ना तो मन खुश हो जाता है। और देखिए कितना आसान प्रश्न, नहीं आ रहा है फिर भी देखिए। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। अच्छा बताइए, आप एक गणित के टीचर हैं, गणित के शिक्षक हैं, मान लीजिए आप, और बच्चों को आपने एक सीट वितरित किया, और उसमें जो है देखिए सीट वितरित किया और जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज बने थे। एक समकोण वाला ऐसा त्रिभुज, दूसरा समकोण वाला ऐसा त्रिभुज, एक समकोण वाला ऐसा त्रिभुज, मान लीजिए एक समकोण का ये ऐसा त्रिभुज था, 4 समकोण जो है छपे हुए थे इसमें। तो आप एक शिक्षक हैं, ये किस विधि का आपने उपयोग किया? तो हम आपको बता दें, पहले आपने बच्चों को क्या दिया है? उदाहरण दिया है। क्या दिया है? बच्चों को आपने उदाहरण दिया है। उदाहरण में एक सीट दिया, 4 एग्जाम्पल। उसके बाद इस उदाहरण के माध्यम से बच्चे नियम सीखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे। तो जब किसी चीज में पहले उदाहरण दिया बच्चों को, उसके बाद नियम दिया जा, तो ये आपकी होती है आगमन विधि। अब आप कहेंगे सर याद कैसे रहेगी? यहाँ पे देखिए ऊ बना है, ऊ बना है कि नहीं आगमन में, ऊ से क्या हो जाता है? उदाहरण। पहले आगमन विधि में उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। ये सबसे बेस्ट होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, आसान था कि नहीं? हाँ सर। कठिन क्यों समझ लेते हैं? कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम गणित आसान है। मन से धारणा निकाल दीजिए आप लोग, गणित एकदम सिंपल है, आसान है। ये लीजिए एकदम पेडागोजी का अंतिम प्रश्न आता हुआ। इसके बाद 15 प्रश्न लगाने वाले देखेंगे। 2018 पेपर का हम एकदम एकदम आज इस क्लास में फिनिश करेंगे एकदम सब प्रश्नों को। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्लास छोड़ करके नहीं जाना है, और सब प्रश्नों को तैयार करते जाना है। 30 में 30 आएगा भाई, मैथ में आएगा आपका 8 फरवरी के दिन। यहाँ पे 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मानचित्र, संकल्पना मानचित्र क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स। जैसे बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें सिखानी है, इसी को संकल्पना कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है अगर सिखाना है, तो पहला ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा उन्हें जोड़ने वाले लिंक संग्रह प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, सही बात है, जब बच्चों को आप संकल्पना मानचित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को अंतर संबंधित और उन्हें जोड़ने का, पहले जैसे बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरह से क्रम से होता है, अंतर संबंधित होता है कि नहीं? ये तो सत्य है, यहाँ सत्य नहीं पूछा है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। जिस भी ऑप्शन में आपका केवल रहे, केवल, केवल शिक्षक ही द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था यहाँ पे। मतलब ये सही है, ये भी सही, आपका ये भी सही है, ये वाला आपका जो है सही नहीं है, ठीक है। चलें आप लोग, ये 15 प्रश्न पेडागोजी के हो गए। हाँ, 30 प्रश्नों में 15 पेडागोजी के आएंगे, 15 लगाने वाले प्रश्नों पे चले। हाँ सर चले, यहाँ पे चलिए लगाने वाले प्रश्नों पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास लगाने वाले प्रश्न आ गए। एक एक प्रश्न को बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, सब कुछ बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा, और मैथ में बहुत ही इंटरेस्ट आपका जागृत होगा। यहाँ पे देखिए 2/3 प्लस 4/9, यहाँ पे सॉल्व करना है। जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न का आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए। यहाँ पे 2/3 है प्लस 4 यहाँ पे 5 है। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो 3 का 5 में गुणा कर लीजिए। 3 5 से 15, 3 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देते हैं, मतलब जो है 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 5 से 15 और ऊपर वाले में गुणा करते हैं। देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 15 है, 5 बार, और 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूना 10 हो गया। प्लस यहाँ पे 5 3 15, 3 बार भाग गई और 3 का ऊपर गुणा किए, 12 हो गया 300 को। 10 और 12 कितना हो गया? 22 हो गया। 22/15 किसी ऑप्शन में है? सर ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो सही भिन्न में बदलेंगे। 22 में जो है 15 का भाग देते हैं। कितना का भाग?
15 का कितनी बार भाग जाएगी? एक बार, क्योंकि 2 बार में 30 हो जाएगा, एक बार में 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं? हाँ सर बचेगा। तो देखिए ये यहाँ पे रहता है, ये जो यहाँ रहता है इसको ऊपर लिख लेते हैं, जो यहाँ रहता है इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक सही 7/15 किस ऑप्शन में है? यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। लगा लेंगे? हाँ सर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न ये रहा आपके पास लगाने वाला, सॉल्व करने वाला। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पे 47 नंबर का। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन ठीक नहीं है। यहाँ पे 4 आकृतियां दी गई हैं। सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जान लीजिए कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। इसमें देखिए आमने-सामने की भुजा बराबर है। यहाँ पे देखिए हाँ सर, आमने-सामने की भुजा बराबर है। इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यहाँ पे ये। इनकी आमने-सामने की भुजा देखने में आपको बराबर लग रही है कि नहीं? लग रही है। इसका मतलब सभी समांतर चतुर्भुज हैं, मतलब ये बात ठीक है। यहाँ कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं, सभी चारों के चारों। और अभी आप कह रहे हो कि इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। हमको बहका रहे हो? हमको बहका रहे हो? यही गलत है, यही गलत है। अभी आपने कहा सभी समांतर चतुर्भुज है और यही कह रहे नहीं, मतलब ठीक नहीं है, मतलब यही आपका गलत है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि पूछा था ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये। यहाँ से इनमें से दो आयत है, मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, समय बहुत कम फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। यहाँ पे देखिए 48 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब 11,1111। एक प्रश्न सीटेट 2026 में इस तरह का फिक्स है। कैसे लिखेंगे? बहुत लोग इसको लिखने में करने में गलती करते हैं। आता है प्रश्न बट गलत करते हैं। आपको गलत नहीं करना है। कैसे आप करेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा है 11,000, तो 11 लिखा है तो 11 लिख लीजिए। हजार में, थाउजेंड्स में कितने जीरो? 3 को जीरो, तो 3 को जीरो लिख लीजिए। ठीक है, जोड़ना है इसको। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 1100 लिखा है, तो 1100 में 100 में कितने जीरो? 2 गो, तो 2 गो जीरो लिख लीजिए। फिर 11 लिख लीजिए, 11 हो गया। फिर यहाँ पे सिर्फ 11 लिखना है तो 11 लिख लीजिए। और फिर कह रहा है संख्या का प्रतिनिधित्व करना है, मतलब सबको जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 12,111, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ नया नहीं किया सर। नया किए हैं। शायद आप इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे, इस तरह से अगर आपने जोड़ा तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। वहां पे आपको लगेगा कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा, आप गलत करके चले आएंगे। इस तरह से नीचे ऊपर लिख करके जोड़िएगा ताकि आपका गलत ना हो। नेक्स्ट चले? हाँ सर चले। अगले प्रश्न पे चले सर। हाँ चलिए, ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है और देखते हैं। प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर आप ही परेशान हो जाएंगे तो बताइए लगाएंगे क्यों? क्योंकि कई बार नकारात्मक मन में चीजें बना लेने से होता नहीं कुछ है। सकारात्मक सोचने से ना भाई सब कुछ हो जाता है। सब कुछ जो चीजें नहीं भी होती है जीवन में ना, वो भी आपके साथ अच्छा होने लगता है। बस सकारात्मक सोचिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हर प्रश्न आप लगा लेंगे। नहीं आ रहा है फिर भी कहिए आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया है बिंदु ए और बी के नीचे दिखाई गई नंबर रेखा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे कह रहा है ए और बी के नीचे दिखाई गई, तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। इसके बीच जो संख्या रेखा प्रतिनिधित्व करते हैं, यही बताना है। यहाँ देखिए दिया है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? इसके इसके बीच की यही बताना है। तो सबसे पहले आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट बने हुए हैं। तो पॉइंट के माध्यम से हम दूरी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2500 दिया है। यहाँ पे कितना दिया है? 25,000, यहाँ पे 61,000 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? फिर उसके बाद यहाँ पे 39,000 दिया है। 3 चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो कैसे लगाएँगे? सिंपल तरीका यहाँ पे है। गिन लीजिए यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हो गए? 7 पॉइंट हो गए। ये 7 पॉइंट हो गए और ये 7 पॉइंट इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए। 39,000 यहाँ पे है, 25,000 यहाँ पे है। तो इसके इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो 39,000 में से आप एक काम करिए, जो है 25,000 घटा दीजिए। 25,000 घटा दीजिए। 0, 0, 0, 9 में से 5 जा 4, 1, 14,000। तो मतलब ये जो पॉइंट है इसके बीच में, ये 7 पॉइंट था और इसके इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 14,000। तो ये 7 पॉइंट में है और ये 14,000 डिस्टेंस है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा।
ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे 1 पॉइंट निकालना है, तो हम आपको बता दें यहाँ कुछ नहीं तो 7 गुणे 1 लिख सकते हैं बराबर 14,000। 1 का तो किसी में भी गुणा हो सकता है, आपको पता है ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भागे में, 1 बराबर हो जाएगा 14,000 बटे क्या हो जाएगा 7, 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14 मतलब 2,000। ठीक है, जो 1 पॉइंट है ये किसके बराबर है? 2,000 के बराबर है। हमको किसके किसके बीच में पॉइंट निकालना है? ए और बी के बीच में। तो गिन लीजिए ए और बी के बीच में कितने पॉइंट हैं यहाँ पे। तो गिनते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 11 पॉइंट है। तो अगर एक पॉइंट 2,000 का है तो 11 पॉइंट कितने के होंगे? तो 11 का 2,000 में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 दूना 22,000। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे जो एक पॉइंट है कितने का? 2,000 का। तो बताइए यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, फिर 4,000, 6,000, तो 2,000 बढ़ेगा कि नहीं? यहाँ पे 2,000 है मान लीजिए। पहला पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट 2,000 है, तो 2,000 फिर 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, दो-दो बढ़ाते रहिए। 16,000, 18,000, 20,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22,000। ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ से चलना था। 2,000 यहाँ पे 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22,000। बी तक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22,000 देखिए आपका दिया हुआ है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आपका इस तरह का फिक्स है आपके सीटेट एग्जाम में। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ये प्रश्न हर बार आता है, जितनी परीक्षाएं अब तक हुई हैं। जब भी प्रश्न इस तरह का है तो आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पे देखिए क्या है, इतना चीनी 3 से 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो जब भी इस तरह का प्रश्न है, कितना का बात करें तो भाग देना रहता है, याद रखिएगा। जैसे मैं कह दूं आपसे कि आपके पास 10 केजी चीनी है, 10 केजी आपके पास क्या है? चीनी है। आपको 2 केजी के पैकेट बनाने हैं, 2 केजी के चीनी के पैकेट बनाने। कितने पैकेट बना लेंगे? आप कहेंगे सर 5 पैकेट बना लेंगे। 10 केजी चीनी हमको दी है सर, 2 केजी का पैकेट बनाना 5। ये 5 कैसे आया है? जब आप इस 10 में किसका भाग दिए हैं? 2 का, तभी ना आया है। जब आपने 10 में 2 का भाग दिया तभी तो आया है। इसी तरीके से यह कह रहा है इससे कितने केजी चीनी पैकेट बना सकते हैं? भाग देंगे। यहाँ 3 सही 1/4 में किसका भाग देंगे? यहाँ पे इसका भाग देंगे। 1/16 का यहाँ पे भाग दे लेंगे। क्या दे लेंगे? भाग दे लेंगे। तो इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/4 है, भाग है तो भाग का सिंबल ये भी होता है 1/16, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सही भिन्न में बदलिए। 4 का गुणा 3 में करते हैं, 4 तिहाई 12, 12 एक 13, सीखे होंगे आप लोग बचपन में। 4 तिहाई 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। अब भागे को गुणे में बदल देते हैं, नियम है। भागे को किस में बदल देते हैं? गुणे में। तो गुणे में जैसे ही बदलते हैं तो ये भिन्न जो है पलट जाती है। 1/16 है तो 16/1 हो जाती है। 4 एकम 4, यहाँ पे 4 चौको 16, 13 चौको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में समय लगा है। तो आप लोग हमको ये बताइए, यहाँ पे क्या दिया है? 22:20 दिया है, यहाँ पे 18, तो घटा लीजिए आप लोग। तो 22:20 में से आपको घटाना है 18:40। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका मिनट है, ये आपका हावर है, मतलब घंटा है। यहाँ पे घटाने का क्या तरीका होता है आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो है 20 में से 40 नहीं घटेगा। ऐसा नहीं कि 0 में से 0 जा, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इसे हासिल ले लेंगे, तो नहीं ले सकते। इसमें पूरा आपको 1 घंटा जो है हासिल लेना पड़ेगा। एक मतलब कैरी, तो 1 घंटे में 1 हावर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो जब भी यह इसको हासिल देता है ना, उधार देता है, तो पूरा 1 घंटा देता है, और 1 घंटा का मतलब इसको 60 मिनट देगा। तो यहाँ पे जब 20 में से 40 नहीं जाएगा तो ये इससे उधार मांगेगा, भाई उधार दे दो हमको जो है। तो कहेगा रुको रुको, यहाँ पे मैं आपको 1 घंटा उधार दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 60 है तो इसको 20 है तो इसको 60 दे देगा उधार, क्योंकि 1 घंटा देगा और 1 घंटा ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 60 मिनट में। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। तो 80 में से 40 जाए तो 40 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 इसने दे दिया तो यहाँ पे इसके पास
21 बचा है और 21 में से 18 जाए तो 3 हो जाएगा। 3 घंटा 40 मिनट आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी घंटे मिनट ये घटाने वाला प्रॉपर तरीका यही होता है। आपका पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं आप घटा सकते जैसे जोड़ घटाना आप करते हैं। तो पूरा इसको 1 घंटा उधार देगा, 1 घंटा 60 मिनट का हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, 60 20 80 होगा, घटा लिए इस तरह से। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे 80 में से 60 जाएगा 40, नहीं नहीं, हाँ 80 में से 40 जाएगा, 40 रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। और इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पे 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों को उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। एगो बाल्टी आपके पास है, एगो ऐसी बड़ी बाल्टी है जिसमें 2000 ml चीजें भरनी है। दो गो आपके पास बर्तन है, एगो 200 ml वाला है, इससे भरना है, और एक आपके पास 300 ml वाला है, थोड़ा सा बड़ा इससे है, इससे इसमें भरना है। यानी पानी उठा उठा करके भरना है इसमें है। ठीक है, दो गो बर्तन आपके पास है और इसको भरना है इसमें। इसकी क्षमता मैक्सिमम 2000 ml की है। तो कह रहे हैं कि बर्तनों को बाल्टी भरने के लिए क्रम से इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसका फिर एक बार इसका, ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए पहला वाला बर्तन है और ये आपके पास दूसरा वाला बर्तन है। पहला वाला बर्तन एक बार भरना है, तो जब एक बार उठा के भरेंगे तो कितना एमएल भरेंगे? यहाँ से 200 ml भरेंगे। प्लस दूसरा वाला बर्तन कितनी बार भरना है? 6 बार भरना है। तो एक बार में 300 ml भर रहे हैं तो 6 बार में कितना भरेंगे? 6 1800, 6 गुणे 300, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पे 6 1800। इसका मतलब ये है 2000 ml भर जाएगा। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो 2000 ml पानी यहाँ तक फुल हो जाएगा, भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से पहला वाला जो बर्तन है फर्स्ट नंबर का, ये दूसरा है, तो 4 बार भरना है। तो 4 बार भरेंगे तो 4 दूना 800 ml इससे भरेंगे, प्लस इससे कितना 4 तिहाई 1200। इसका मतलब यहाँ पे 12 8 कितना हो जाएगा? 2000। 2000 इससे भी भर लेंगे, बाल्टी भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चेक करते हैं। 7 बार भरना इससे है, 7 बार इससे भरिएगा, तो 7 दूना 1400 ml इससे भर जाएगा पानी। इसके बाद 2 है, 2 तिहाई 6। इसका मतलब जो है कि 2000 ml, मतलब जो है कि इससे भी बाल्टी भर जाएगी। लेकिन आप इससे देखेंगे 6 बार किसको भरना है? 2000 ml को। तो जब 6 बार भरेंगे तो 1200 ml इससे भर लेंगे। 3 बार इस वाले को उठा उठा के इसमें भरेंगे, तो 3 त्रिके 900, तो 12 9 कितना होता है? 2100। यानी कि इसमें जो है 2000 की क्षमता है और जब 100 लीटर इसमें ज्यादा हो जा रहा है, 2100 की क्षमता है, 2100, 100 लीटर ज्यादा हो रहा है कि नहीं? यहाँ जब इस वाले बर्तन इससे प्रयोग कर रहे हैं, 6 बार इससे 3 बार उससे, तो 2100 ml मतलब पानी बाहर गिरने लगेगा 100 ml। इसका मतलब यह उपयुक्त नहीं है, यही वाला सही नहीं कहा गया था, यही वाला हो जाएगा। इस तरह से लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसान तरीके से। टेस्ट का अगला प्रश्न है, नहीं 2018 पेपर का अगला प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न भी आता है, कभी गलत नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए कैसे लगेगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से ये दिया है, यहाँ पे पॉइंट दिया है, गुणे दिया है, पॉइंट यहाँ पे ऐसे है, का सबसे अच्छा अनुमान है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड में जो है क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, दशमलव के बाद अगर आपका जो है कि दशमलव के बाद 5 है या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, किसके बाद? पॉइंट के बाद। तो आगे वाले में जो आगे नंबर रहता है, आगे वाले में +1 कर लेते हैं, जो आगे लिखा रहता है। अगर 5 रहेगा या 5 से अधिक रहेगा तब दशमलव के आगे जो रहेगा उसमें एगो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 5 से कम रहेगा तब? तो 5 से कम रहेगा ना तो कुछ भी नहीं करेंगे। 5 अगर है, 5 से अधिक है तब जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 है, 5 से कम है ना, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको 7 लिख लेंगे। क्या लिख देंगे इसको? 7। यहाँ पे इंटू है, इंटू लिख लेते हैं। यहाँ 3 दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे क्या है? 8 है। तो 8 5 से अधिक है कि नहीं? तो जब 5 हो या 5 से अधिक है तो आगे वाले में 1 जोड़ लीजिए, 3 में 1 जोड़ लीजिए, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ दशमलव के बाद देखिए 0 है, इसको मत देखिए, इसको सिर्फ देखिए। दशमलव के बाद 0 है, मतलब जो है 5 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे 9 ही रखेंगे। क्यों बढ़ाएंगे नहीं? क्योंकि 5 से कम है। ये किसी ऑप्शन में है? हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये इस तरह से इसको लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल होता है, बस इस चीज को आप जानते रहिएगा, लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर चलिए, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और कैसे लगाएंगे ये प्रश्न आया हुआ। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाई का है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ वर्ग बने हुए हैं, ये जो है वर्ग बने हुए हैं, ये सब कितने वर्ग इकाई के हैं? 4 4 वर्ग इकाई के हैं। तो ग्रिड द्वारा बनाए गए आयत का परिमाप, देखिए बोल्ड कलर से आयत बनाया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए आयत बनाया हुआ, इसका परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? किसी एक पॉइंट से चले, उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका परिमाप निकालना है तो यहाँ से आप चलिए
यहाँ पे जाइए इस कोने पे, फिर इस कोने पे आइए, फिर इस कोने पे आइए, फिर यहाँ पहुँच जहाँ से चले तो वहीं चल करके आगे तो उसका परिमाप हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। तो कहीं से सर अगर हमको ये पता चल जाता है ये सब ये कितना-कितना है, तो हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो एक खुद बताया है कि जो छोटा-सा वर्ग है, ये छोटा-सा जो वर्ग है, ये कितने का है? 4 वर्ग इकाई का है। कितने का है? 4 वर्ग इकाई का है। अब कहेंगे सर ये 4 है क्या? यहाँ पे देखिए दिया है वर्ग। वर्ग क्या बताता है? क्षेत्रफल को बताता है। बताता है कि नहीं? किसी भी चीज़ का अगर वर्ग लिख रहे हैं, तो क्षेत्रफल को बताता है। तो ये 4 जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया है। कितना है? 4 है। लेकिन क्या आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ सर पता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और यहाँ पे आपको दिया है 4। आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर ये दिया है 4। तो यहाँ से साइड्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से भुजा निकालने के लिए इसके ऊपर अगर 2 है ना, तो जैसे ही 2 हटाएँगे तो करड़ी में बंद हो जाएगा। ठीक है? रूट में बंद हो जाएगा। हटा दें, हाँ सर ये रूट में बंद हो गया। अब ये बाहर निकलने के लिए जोड़े में होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 2 into 2 एक बार जोड़ा बाहर निकल जाएगा 2। इसकी जो भुजा आ गई 2 हो गई। यानी हमको ये पता चल गया कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो बताइए अगर ये 2 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2, 2, 2, ये भी 2 हो जाएगा जैसे ये आपके पास है, ठीक है? ये भी 2, 2, 2, 2, 2 यहाँ पे 2, 2 लिखिए, ठीक है? अब सबको जोड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6 देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24। 24 ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया परिमाप आ गया। परिमाप निकालने के लिए आपको पता ही है कि क्या करते हैं कि सबको जोड़ लेते हैं। जहाँ से आप चले तो वहीं पहुँच गए तो परिमाप हो जाएगा। तो इतना आपने चल लिया यहाँ पे है सब कुछ। ये इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और बड़ा ही शानदार प्रश्न है और गजब का प्रश्न है। 3-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, हर प्रश्न को हम लगा लेंगे। यहाँ पे दिया है एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका पूछा है, मीडियन पूछा है यहाँ पे है। एक बच्चा है 5 गो विषय में 75-75 गो नंबर पाया है। चलिए लिख लेता हूँ बच्चे ने 75-75 पाया। 75 पहले में, दूसरे में 75, तीसरे में, चौथे में या 5वें में पाया है। ठीक है? और यहाँ पे माध्यिका पूछा है। देखिए माध्यिका निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये कितने हैं 1 2 3 4 5 ये यन का मान होता है। तो अगर यन का मान सम है तब दूसरा फार्मूला लगेगा, यन का मान विषम है तब दूसरा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यन का मान क्या होगा, गिनते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कितने विषय है 5 तो 5 क्या होती है सम संख्या की विषम संख्या। तो आप कहेंगे सर विषम होती है मतलब यन का मान विषम है। तो जब यन का मान विषम होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है माध्यिका का, क्या होता है यन प्लस 1/2 वां पद वां पद होता है। ये फार्मूला होता है कब जब यन विषम के लिए होता है माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ पे यन का मान 5 रख लीजिए तो हो जाएगा 5 प्लस 1/2 बराबर 6/2 यानी कि 3। ये 3 माध्यिका नहीं है यहाँ पे देखिए वां पद है तीनवां पद है मतलब तीसरा पद आप गिन लीजिए पहला दूसरा तीसरा यही माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। या माध्यिका निकालने का एक और तरीका होता है, अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो मैं आपको बता दूं जो बीचों बीच होता है वही मीडियन होता है। ठीक है? इधर से आप कहेंगे सर कैसे? इधर से देखिए 2 लोगों को हटा दीजिए, इधर से भी 2 लोगों को हटा दीजिए, बीच में कौन बैठा हुआ है? 75 ही तो है। इस तरह से भी माध्यिका निकालते हैं, जो एकदम बीचों बीच होता है वो माध्यिका होती है। आप कहेंगे सर ये देखिए, एक यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 अब सर इसमें क्या माध्यिका होगी? इधर से एक लोगों को हटाइए, इधर से एक लोगों को, इधर से एक लोगों को, इधर से एक लोगों को। अब इधर से एक लोगों को हटाइए, इधर से एक लोगों को हटाइए, तो बीच में यही माध्यिका होगी। सर पता है माध्यिका तो कुछ है ही नहीं, है 3 और 4 के बीच में होता है 3.5 3.5 ये माध्यिका हो जाएगी। तो जो एकदम बीचों-बीच में होता है वही माध्यिका होती है। ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से करेंगे तब भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए आपके पास शानदार प्रश्न, अगला प्रश्न और देखते हैं इसका आंसर आप क्या बता पाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 56 नीचे दिए गए निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? ये दिया गया है और इसमें से कह रहा है इसको मोड़ करके बनाना है, कौन इसमें से बनेगा आपको बताना है। देखिए बड़ा ही सिंपल है कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको एक डायमंड टाइप का ये दिखाई दे रहा है, तो पहले एक त्रिभुज अगर इसको आप हटा देंगे ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन तो पीछे एक आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है हाँ सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जब ये इस टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीछे से तो यहाँ पे देखिएगा
ये अगर ये तीनों लाइन को आप हटा देंगे तो पीछे बना हुआ है, इसको ऊपर देखिए ये इस तरह का बना हुआ है, उधर बना हुआ है कि नहीं? इसके इधर भी देखिए ये इस तरह का बना है, एक ऐसे नीचे भी बना हुआ है देखिए ऐसे, तो नीचे भी बना। तो ये देखिए ये वाला किस आकृति में दिख रहा है? ऐसा कुछ। तो आप कहेंगे सर इसी में दिख रहा है, थोड़ा-सा उल्टा है लेकिन सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। क्यों? ऐसा इसी में दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, इससे भाई यही बनाया है ना, ये ऐसा भी नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, दिख तो ऐसा ही रहा है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और इस तरह का प्रश्न आए तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हर प्रश्न आप लगा सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं यहाँ पे है। प्रश्न है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग पूछ रहा है, सफेद भाग पूछ रहा है, लाल भाग दिया है। अच्छा ये बताइए, प्रश्न ने कहा कि लाल भाग जो है यहाँ पे 40 है, इसमें लाल भाग क्या है? यहाँ पे कहें सर लाल भाग यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लाल भाग 1/2 है और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? 40 है। इसका मतलब आप जानते हैं 40 है, इसने कहा है 1/2 है, दोनों बात बराबर है। ठीक है? बात बराबर है। यहाँ पे ये 40 के बराबर है। बराबर है कि नहीं है? 1/2 40 के बराबर है। जब 1/2 40 के बराबर है, तो आपको पता है ये इधर भागे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 1 का मान निकाल लीजिए, तो 40 गुणे 2 हो जाएगा गुरुजी, 1 का मान हमारा 80 आ जाएगा। 1 का मान 80 आ गया? हाँ सर, 1 का जो वैल्यू है 80 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है? सफेद भाग। सफेद भाग कितना है? 1/8 है। सफेद बाग कितना है? 1/8 है। जैसे मान लीजिए आपसे कहें एक पेन 5 रुपए की मिल रही है, तो 3 पेन कितने की मिलेगी? आप कहेंगे सर 15 की। हमने कहा सर एक पेन जो है 5 रुपए के, 3 पेन कितने के? तो आपने कहा 15। ये 15 कैसे आता है गुणा करने पे? अगर 1 का मान 80 है तो 1/8 का कितना मान होगा? सीधा सा बात है, गुणा कर देंगे। यहाँ पे 8 एकम 8, यहाँ पे 10, यानी कि सफेद भाग कितना हो जाएगा? सफेद भाग 10 है। कितना है? 10 ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से। लीजिए 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, ये शानदार प्रश्न आपके पास। एक प्रश्न इसके पास 1-2 और हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से ठोस आकार निरीक्षण कीजिए। इसमें से निम्नलिखित में से कौन-सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? ये ऊपरी सतह का आपको दृश्य बताना है, ऊपरी सतह का दृश्य आपको देख करके बताना है। तो हम आपको बता दें, इसमें अगर आप ऊपरी सतह का दृश्य देखेंगे, तो ये वाला आपको दिखाई देगा। आप कहेंगे सर ऊपरी सतह तो ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अरे भाई ये सोचिए कि अगर ये निचली सतह नहीं रहेगी चारों, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ऊपरी सतह कैसे दिखाई देगी? नहीं ना? तो ऊपरी सतह दिखाई देने के लिए ये होना ज़रूरी है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और आपके पास है लास्ट, ठीक है? चलिए यहाँ पे शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी लागत अधिक है? 2 को दिए गए हैं, इसमें से किसमें लागत अधिक लग रही है बताना है। कि एकदम व्यवहारिक गणित पूछा जाता है 2018 का, मैं पेपर करा रहा हूँ ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। मान लीजिए एक पैकेट का दाम जो है कि प्रत्येक का मतलब एक, अगर एक पैकेट 250 का है, तो कितने पैकेट खरीदने हैं? 200। कितने पैकेट? 200 पैकेट खरीदना है। वही बात मैंने कहा, अगर एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा? आप कहेंगे सर 50 रुपए। आप लग बता तो रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहा है? गुणा करने पे आ रहा है। तो अगर एक पैकेट 250 का है, तो 200 पैकेट कितना का होगा? गुणा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? हाँ सर। अब यहाँ देखिए 250 प्रत्येक वस्तु, यानी एक वस्तु 250 की है, लेकिन कितनी खरीदनी है? 20 दर्जन खरीदनी है। 20 दर्जन खरीदनी है। तो दर्जन में कोई चीज कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे देखिए 250 गुणे 20 दर्जन का मतलब 20 गुणे यहाँ पे एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 कर लेंगे। यहाँ पे 250 गुणे यहाँ पे 12 दूना 24, 240। अब बताइए ये अधिक है कि ये अधिक है? किसकी लागत अधिक होगी? यहाँ 250 में 200 को गुणा, 250 में 240 का। सर इसकी लागत अधिक होगी, यानी सेकंड वाला का लागत अधिक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ पे, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न 2018 पेपर 9 दिसंबर को जो हुआ था, 30 के 30 प्रश्न मैंने लगभग इस क्लास में समाप्त किया है और इस तरह के प्रश्नों का आपको लगातार अभ्यास करना होगा। 10 दिन भी अगर करते हैं ना, तो बेहतरीन 10 पेपर भी लगा के जाते हैं। सब क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि का सम संख्यक पदों का योग है। यहाँ पे योग करना है, यहाँ पे है। ठीक, एक बार प्लस है, यहाँ पे है, एक बार माइनस है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे फिर प्लस है, ऐसे दिया है प्रश्न। यहाँ पे प्लस है, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस है, फिर ऐसे माइनस है, ऐसे दिया है। तो कह रहा है कि का सम संख्यक पदों का योग है यहाँ पे। तो एक चीज कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा सम संख्या क्या होता है? सम संख्या का मतलब सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। होती है कि नहीं होती? सबसे छोटी सम संख्या। तो यहाँ पे एक और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर एक और दो, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से भी क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 था, फिर माइनस किए, फिर 2।
तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा कि नहीं? यहाँ पे आएगा। तो जब आप सम संख्याओं को सम संख्यक पदों का योग करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे। 2 को संख्या को लिए आप, फिर यहाँ पे भी 2 संख्या को लिए और बीच में यहाँ पे माइनस दिया है। तो मतलब जब सम संख्याओं का योग करके जब यहाँ पे माइनस दिया है, घटाएँगे तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आगे भी इसी तरीके से प्रोसेस होता रहेगा। यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे भी 2 आ गया, फिर आगे भी इसी तरीके से होगा ऐसे। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद की क्लास में आपको हम लेकर के आ रहे हैं 2019 का पेपर, ठीक है? तो सीटेट पेपर फेस्ट में 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो डेली आप जो है कि दोपहर में आप हमारे चैनल सब्सक्राइब के लिए 1 बजे आपको एक क्लास डेली मिलेगी, ठीक है? आप जुड़ करके आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक्स।